नमस्कार। आज हम मिल्की प्रतिनिध्यात्मक या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में क्या विचार या धारणा थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। मिल के समय प्रजातंत्र प्रगति पर था, किंतु शासन की गंभीर त्रुटियां तथा शासन का उच्च वर्गीय अधिनायक चिंता के विषय थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन करने के बाद मिल ने अपना ध्यान ऐसे शासन की ओर केंद्रित किया जिसमें व्यक्ति का सच्चा प्रतिनिधित्व संभव हो और प्रजातांत्रिक नियमों के अनुसार प्रत्येक योग्यता प्राप्त व्यक्ति इसका अवसर प्राप्त कर सके। मिल ने कहा कि सच्चा प्रजातंत्र वह है जिसमें सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग लें। सर्वोत्तम आदर्श शासन वह है जिसमें सर्वोच्च नियंत्रण शक्ति या संप्रभुता पूरे समाज की योग्यता युक्त इकाई में निहित हो और प्रत्येक व्यक्ति इस संप्रभुता के निर्णय में भाग लेता हो, वरन समय आने पर सार्वजनिक पद ग्रहण कर तथा शासन में भाग लेकर अपना कर्तव्य पूरा करे। आज के विशाल जनसंख्या वाले राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं चल सकता, अतः मिल की दृष्टि में सर्वोत्तम शासन अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रतिनिधि शासन ही होना चाहिए। यद्यपि प्रजातंत्र का यह रूप दोष मुक्त नहीं है, पर मिल का विश्वास है कि शासन का स्वरूप मनुष्य द्वारा ही निर्धारित होता है, अतः मनुष्य द्वारा निर्धारित अन्य चीज़ों की भांति ही इसको भी अच्छा बनाया जा सकता है और बुरा भी। प्रजातंत्र में दोष का उपचार अधिकाधिक प्रजातांत्रिक है, इसलिए प्रतिनिधि शासन प्रणाली वर्तमान प्रजातंत्र के दोषों की कटी आलोचना करने के बाद उसमें सुधार के उपायों के बारे में भी मिल चर्चा करता है। प्रतिनिधि शासन का सिद्धांत। पहला, वे लोग जिनके लिए ऐसी सरकार का निर्माण किया जाए ऐसी सरकार को स्वीकार करने के लिए एक हों तथा इतने अनुच्छक न हों कि इसकी स्थापना में बाधा पैदा करें। दूसरा, ऐसी सरकार के स्थायित्व के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक हो वह सब करने के लिए वे इच्छुक हों और योग्य हों। ऐसी सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसे लोगों से जो कुछ सरकार चाहे वे करने के लिए तत्पर और योग्य हों। इस प्रकार मिल प्रतिनिध्यात्मक सरकार के कुछ प्रमुख तत्व बताते हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहला, संपूर्ण या उसकी संख्या के बहुत बड़े भाग के लोगों का सरकार के कार्यों में सहयोग। दूसरा, संपूर्ण या उनकी संख्या के बहुत बड़े भाग के लोगों के हाथ में नियंत्रण शक्ति। तीसरा, समय समय पर चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा लोगों का प्रतिनिधित्व। चौथा, अंतिम नियंत्रण शक्ति का संविधान के स्थान और यदि संविधान लिखित न हो तो व्यवहारिक रूप से जनता द्वारा उसका प्रयोग। पांचवा है राज्य की सक्रिय राजनीति में नैतिकता या स्वस्थ परंपराएं। छठा है वे सभी तत्व जो एक अच्छी सरकार के लिए आवश्यक होते हैं जिनका वर्णन ऊपर किया गया है। सातवां, सरकार के अंगों में कार्यों का निश्चित बंटवारा, एक संगठित विरोधी दल, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सार्वजनिक मताधिकार, निष्पक्ष न्यायपालिका और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। सही रूप में प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार को स्थिर रखने के लिए ही मिल ने इसके पीछे उदारवादी समाज के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि यदि जनता लापरवाह है और अपनी भूमिका के प्रति उदासीन है तो सर्वोत्तम प्रशासकीय यंत्र भी संभवतः उपयोगी सिद्ध नहीं होता है। इसलिए जनमत को हमेशा सतर्क रहना चाहिए तथा सरकार पर अपना नियंत्रण कायम रखना चाहिए। सेबाइन कहते हैं कि व्यक्ति और सरकार के बीच एक उदारवादी समाज के निर्माण की सूझ वास्तव में मिल की अपनी खोज थी। मिल ने ऐसी प्रतिनिधि सरकार के निर्माण में विश्वास प्रकट किया जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके। उनकी मान्यता थी कि केवल संसद में सही प्रतिनिधित्व से ही काम नहीं चलता, उसमें बहुमत की निरंकुशता का भय विद्यमान रहता है। इसलिए अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए भी पूर्व सावधानी बरतनी चाहिए और सरकार पर एक उदारवादी समाज का नियंत्रण आवश्यक होता है। मिल कहते हैं कि प्रतिनिधि सभा पार्लियामेंट वह है जिसमें राष्ट्र के सामान्य मत का ही प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि उसके प्रत्येक अंग के मत का प्रतिनिधित्व हो। संभवतः राष्ट्र के प्रत्येक वरिष्ठ और योग्य व्यक्ति के विचार का भी प्रतिनिधित्व हो, जहाँ विचारों पर स्वच्छंद वाद विवाद और उनका मंथन हो, जहाँ देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों के सही प्रतिनिधित्व के लिए उपयुक्त वक्ता प्राप्त कर सके, जहां लोगों के विरोध के केवल अनिच्छा के कारण न ठुकरा कर विवेक और तर्क तथा सत्यता के आधार पर चुनौती दी जाए। राष्ट्र का प्रत्येक दल या जनमत अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग कर सके और सही या गलत विचारों को परख करने का अवसर प्राप्त कर सके।
संसद के प्रतिनिधियों की स्थिति के बारे में मिल कहते हैं कि वह प्रतिनिधियों को जनता का प्रत्यायुक्त या डेलीगेट मात्र नहीं मानता, वरन उसकी राय में वह एक स्वतंत्र पथ प्रदर्शक और शिक्षाप्रद व्यक्ति होना चाहिए। यदि उसे अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करने के लिए किन्हीं छोटी छोटी समस्याओं पर समझौता करना पड़े तो उसे निर्भीक रूप से अपनी सहमति प्रकट कर देनी चाहिए। प्रतिनिधि शासन प्रणाली का मुख्य दोष झूठी प्रतिज्ञाएं करना है और मिल इस दोष को दूर करना चाहता था। मिल की मान्यता है कि चरित्रवान व्यक्ति ही राज्य की जीवन शक्ति होते हैं और जिस शासन व्यवस्था में व्यक्तियों के विकास के समुचित अवसर उपलब्ध नहीं है वह शासन व्यवस्था उपयुक्त नहीं की जा सकती, चाहे प्रशासनिक दृष्टि से वह कितनी भी सक्षम और कुशल क्यों न हो। प्रतिनिध्यात्मक सरकार के कार्य। मिल के अनुसार निर्वाचित या प्रतिनिधि परिषद का कार्य शासन का नियंत्रण और निरीक्षण करना मात्र है। इस परिषद को सक्रिय रूप से कानून निर्माण अथवा शासन कार्य नहीं करने चाहिए। प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यक्तियों के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करे जिसमें व्यक्ति सत्य की खोज करके तदनुकूल अपने विचारों का निर्माण कर सके। दूसरा, शासन ऐसे कानूनों का निर्माण करे जिससे व्यक्तियों के चारित्रिक विकास के योग वातावरण बन सके। तीसरा, राज्य द्वारा कानूनों का निर्माण कम से कम किया जाए क्योंकि कानून व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। शासन को अधिक कानून बनाकर नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में अनावश्यक तथा अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चौथा, प्रतिनिधि सभा को इन महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करना चाहिए, जैसे सरकार पर दृष्टि रखकर उस पर पूर्ण नियंत्रण रखना, सरकार के कार्यों पर प्रकाश डालना, उसके आपत्तिजनक कार्यों की समीक्षा करना और उनका औचित्य सिद्ध करना, विश्वासघाती शासकों को पदच्युत कर उसके उत्तराधिकारियों की नियुक्ति करना, सरकार के हेय कार्यों की निंदा करना, संसद में जनता की या इसके किसी वर्ग की शिकायतों पर विचार विमर्श वाद विवाद करना। मिल कहते हैं कि वाद विवाद एवं विचार विमर्श द्वारा शासन को जनमत से अवगत रखना। प्रशासकीय कार्यों में प्रतिनिधि सभा का कर्तव्य यह नहीं है कि वे स्वयं निर्णय करे, बल्कि यह सावधानी रखना है कि जो व्यक्ति किसी भी बात का निर्णय करे वह योग्य हो। मिल ने बेंथम की इस धारणा का खंडन किया कि निर्वाचित संसद का प्रशासन पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होना चाहिए। वह एक और कुशलता और क्षमता चाहता है तो दूसरी ओर जन आलोचना का आकांक्षी है। इसलिए प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार संसद को देकर और स्थायी कर्मचारियों को मंत्रियों के अधीन रखकर वह लोकतंत्र व शासन कुशलता का सम्मिश्रण करना चाहता है। नेक्स्ट है निर्वाचन के संबंध में मिल के विचार। प्रतिनिधि प्रशासन का निर्माण निर्वाचनों द्वारा होता है, अतः मिल ने प्रतिनिधि शासन पर विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिससे सरकार के संचालन के लिए सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान और क्षमतावान व्यक्ति ही पहुंच सके। योग्य व्यक्ति ही शासन का संचालन भली प्रकार कर सके। मिल ने एक स्थान पर लिखा है कि क्योंकि किसी भी सरकार का सर्वोत्तम गुण यह है कि वह अपने नागरिकों के बौद्धिक तथा नैतिक विकास में सहायक हो। इसलिए एक अच्छी और कुशल सरकार को इस बात का पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि सामाजिक जीवन के संचालन पर उससे अधिक बुद्धिमान सदस्यों की बुद्धि और सदाचरण का प्रभाव पड़े। मिल ने निर्वाचन संबंधी ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए जिनसे शासकों का चुनाव अज्ञानी व विवेकहीन जनता के हाथों में न पड़ सके और जिसने सामूहिक सामान्य बुद्धि द्वारा शासक के दोष को भी कम कर सके। मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व और बहुल मतदान का सुझाव दिया। मिल को आशा थी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एक उम्मीदवार के लिए आवश्यक गुणों को समुचित महत्व मिल सकेगा और विवेकहीन जनता के बहुमत के तुच्छ दोषों से दूर हो सके। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए मिल ने सुझाव दिया कि कुल मतदाताओं की संख्या में संसद के प्रतिनिधि संख्या का भाग देकर मतों की औसत संख्या निकाल लेनी चाहिए और मतों की एक ऐसी संख्या निर्धारित कर देनी चाहिए जिसको प्राप्त करने के बाद ही कोई प्रत्याशी संसद की सदस्यता प्राप्त कर सके। मताधिकार एक ऐसा महत्वपूर्ण अधिकार है जो सभी को नहीं दिया जाना चाहिए। प्रजातंत्र के सबसे बड़ा खतरा अनपढ़ और मूर्ख व्यक्तियों से, अतः आवश्यक है कि मताधिकार उन्हीं लोगों को प्राप्त हो जो एक निश्चित शैक्षणिक योग्यता रखते हो। केवल वयस्क हो जाने से ही कोई मत देने का अधिकारी नहीं हो सकता। मिल कहते हैं कि मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि किसी ऐसे व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त हो जो लिखना पढ़ना और सामान्य गणित भी न जानता हो।
उचित तो यही होगा कि लिखने पढ़ने और साधारण ज्ञान के अतिरिक्त मतदाता को भूगोल, इतिहास और राजनीति का भी ज्ञान होना चाहिए। मताधिकार प्रदान करने में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मिल ने महिला मताधिकार की वकालत करने वाले प्रथम कोटि के विचारकों में से एक है। उसे ये बहुत अन्यायपूर्ण प्रतीत होता था कि महिलाओं को मतदान अधिकार से वंचित रखा गया है। उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन में नारी का स्थान घर की 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। मिल कहते हैं कि महिलाओं की अयोग्यता किसी भी प्रदान करना था जो पुरुषों को प्राप्त था। महिलाओं की अयोग्यता किसी भी प्रकार से उनकी बौद्धिक प्रतिभा की कमी का लक्षण नहीं है, बल्कि यह उनकी सदियों की दासता का परिणाम है। और नारी और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, तो पुरुष की अपेक्षा नारी को भी मतदान के अधिकार की आवश्यकता है। तीसरा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं बहुल मतदान के आधार पर निर्वाचन होना चाहिए। बहुल मतदान पुलर वोटिंग की सिफारिश मिल ने इसलिए की क्योंकि शिक्षित व्यक्तियों को अशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में यदि अधिक नहीं तो कम से कम बराबर अनुपात तो मिल सके। चौथा है, विद्वान को मूर्ख से अधिक वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को कम से कम 1 तथा अधिक से अधिक 5 मत देने का अधिकार उचित है। मिल ने गुप्त मतदान का विरोध करते हुए खुले मतदान को उचित ठहराया। मत देने का अधिकार एक पवित्र अधिकार है जिसका प्रयोग बड़ी बुद्धिमत्ता व समझदारी और सावधानी से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, मिल ने सुझाव दिया कि ऐसे स्वतंत्र व्यक्ति जो बौद्धिक दृष्टि से योग्य हो, अच्छे लेखक हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, जिन्होंने अपने कार्यों के कारण हर जिले में थोड़ी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर ली हो और जो किसी राजनीतिक दल के सदस्य न हों, यदि एक ही क्षेत्र में चुनाव लड़ने में असमर्थ हो तो उन्हें चुनाव पूर्ण राज्य में होने चाहिए। और यदि राज्य भर में मतों की संख्या प्रतिनिधित्व की मत संख्या के बराबर हो जाए तो उनका चुनाव कर लेना चाहिए। संसद की तानाशाही प्रवृत्तियों पर अंकुश रखने की दृष्टि से द्विसदनीय संसद उपयोगी होती है। इसके अतिरिक्त समयाभाव के कारण निम्न सदन पर जो कार्यभार होता है वह उच्च सदन द्वारा हल्का किया जा सकता है। मिल द्वितीय सदन में भी सुधार चाहता था। उसका विचार था कि मतदाताओं के लिए शिक्षा की योग्यता के साथ साथ सरकारी संपत्ति की योग्यता भी निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि संपत्तिवान मतदाता संपत्तिहीन मतदाताओं से अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से अपने मत का प्रयोग कर सके। मिल के इन विचारों से यह निष्कर्ष निकलता है कि उसने प्रजातंत्र के दोषों को दूर करने का भरसक प्रयास किया और उसे अधिकाधिक उपयोगी बनाने के सुझाव दिए। वह प्रतिनिधि शासन की दुर्बलताओं और खतरों से परिचित था। यद्यपि मिल ने प्रजातंत्र के प्रति इतना अविश्वास पाते हैं और उसका यह आग्रह भी था कि स्वतंत्रता की भांति ही प्रजातंत्र सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। मिल के प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली संबंधी विचारों की आलोचना। पहला है, मिल द्वारा प्राप्त मतदाता की योग्यता के मापदंड को यदि लागू किया जाए तो भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में ही कुछ ही हजार व्यक्तियों को मतदान का अधिकार मिल सकेगा। यह संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति इतिहास, भूगोल, गणित आदि विषयों की जानकारी रखता हो। दूसरा, मिल शिक्षा को ही योग्यता की एकमात्र कसौटी मानता है। इसमें संदेह नहीं कि शिक्षा योग्यता का विकास का एक श्रेष्ठ माध्यम है, तथापि यह अव्यवहारिक है कि अनुभवजन्य योग्यता को कोई महत्व ही न दिया जाना चाहिए। तीसरा, मिल ने अल्पसंख्यकों के हितों आनुपातिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व किया। अधिकांशतः एकल संक्रमणीय मत द्वारा ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व संभव है और इस विधि को ग्रहण करना सामान्य मतदाता के लिए वश की बात नहीं है। चौथा है, मिल द्वारा खुले मतदान का समर्थन किया जाना उचित नहीं है। खुले मतदान के कारण प्रतिरोधी व्यक्तियों में अनावश्यक तीव्र संघर्ष और विरोध उत्पन्न हो सकता है। मनुष्य स्वभावतः खुले रूप में अपना विरोध सह नहीं पाता है। पांचवा, मिल द्वारा प्रस्तावित आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इतनी पेचीदा है कि साधारण जनता उसे समझ ही नहीं सकती। किसी भी बड़े देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के न्यायोचित होने पर भी उसको व्यवहारिक रूप प्रदान करना बहुत कठिन है। मिल ने प्रतिनिधि शासन के नियंत्रण के लिए एक उत्तरदायी समाज का निर्माण चाहा है और इसका निर्माण कैसे किया जाए यह स्पष्ट नहीं किया है। संसद में बहुमत की निरंकुशता को नियंत्रित करने के लिए अनुदेशित अल्पमत के प्रशिक्षण की बात भी समझ में नहीं आती है। थैंक यू।